नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हमारा 23वां वीडियो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह हम यहां से कर रहे हैं और प्रत्येक वीडियो में 40-50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे हैं। अगर आप कोई भी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं तो आप प्रारंभ से 1 नंबर से सभी वीडियो देखें और उन्हें नोट करने का प्रयास करें, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह आपके पास हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं मित्रों। बीएसटीसी 2016 का हम पेपर देख रहे हैं और इस बीएसटीसी 2016 में क्वेश्चन ये आया था कि किस किस में हवेली सवांग राजस्थान आया। अब देखिए इसके ऑप्शन में जो दिए गए थे वो दिए गए थे महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, भारमल और हर्षवर्धन। तो आपने को ध्यान रखना है मित्रों कि इसका सीधा उत्तर तो क्या है, हर्षवर्धन है, क्योंकि हर्षवर्धन के काल में ये हवेनसांग राजस्थान आया है। इसके अलावा हवेनसांग से संबंधित अन्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हवेनसांग से संबंधित अन्य क्वेश्चन को क्या पूछे जाते हैं उन सभी की हम बात करते हैं। हवेनसांग इसका एक अन्य नाम वो था युवांग चवांग, इसी को कहते हैं हवेनसांग को। इसका उपनाम है, इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं और विदेशी यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार इनको कहा जाता है और इन्हें विदेशी यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। विदेशी यात्रियों का राजकुमार भी हवेनसांग को कहा जाता है। जैसे हम सभी को पता रहता है मित्रों कि हवेनसांग एक चीनी यात्री था और ये 629 से 643 ईस्वी तक भारत में रहा। यहाँ भारत में एक प्रसिद्ध शासक इस समय थे। उत्तरी भारत में हर्षवर्धन उनके दरबार में भी आया और उनके यहाँ रहा। हर्षवर्धन ने इन्हें प्रश्रय दिया। हवेनसांग है, इन्हें 2 बार भारत में लूटा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विदेशी यात्री था जिसे भारत में 2 बार लूटा गया। यहां अपने ये ध्यान रखेंगे मित्रों कि एक बात तो ये, बंगाल में जब इनको लूटा जाता है तो लुटेरे इनको लूटने के बाद इनको पकड़कर फांसी पर चढ़ा रहे होते हैं और इसी समय अचानक तूफान आ जाता है और उस तूफान के कारण जो हवेनसांग है ये भागकर वहां से निकल जाते हैं। तो हवेनसांग के संबंधित ये क्वेश्चन ये राजस्थान जीके से संबंधित नहीं है, ये वहां से है। राजस्थान में आया है। किस शासक के काल में आया है? हर्षवर्धन के काल में। और राजस्थान में कहां आया था? तो राजस्थान में ये भीनमाल आया था। भीनमाल जालोर में राजस्थान में ये आया है मित्रों। ये भी क्वेश्चन राजस्थान जीके में पूछा गया है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय किस शहर में। अब देखिए जैसा हम सभी को पता रहता है, इसका सीधा सा जो उत्तर था वो था जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय है वो कहां पर है? राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में है। अब यहां ध्यान रखेंगे मित्रों कि राजस्थान उच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना होती है, कब होती है? स्थापना 1949 में होती है और कहां पर होती है? जयपुर में होती है। कहां होती है? जयपुर में। यानी प्रारंभ में राजस्थान उच्च न्यायालय कहां है? जयपुर में है। 1958 में एक समिति थी, पी सत्यनारायण राव समिति। पी सत्यनारायण राव समिति है। इस समिति की सिफारिश पर 1958 में ये जो है ये जोधपुर
स्थानांतरित किया जाता है। कहां से? जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित कर दिया जाता है राजस्थान उच्च न्यायालय को। एक बार फिर इसको रिवाइज करते हैं हम कि 1949 में जब स्थापित होता है, जयपुर में होता है, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958 में इसे क्या किया जाता है मित्रों, इसे जोधपुर में स्थानांतरित किया जाता है। तब से लेकर आज तक ये जोधपुर में ही है, यानी राजस्थान उच्च न्यायालय कहां है? जोधपुर में है। इसके अलावा आपने को ध्यान रखना है कि इसकी एक खंडपीठ है। ये क्वेश्चन भी आरएएस प्री में पूछा गया था कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कितनी है, तो राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ है। और ये खंडपीठ कहां स्थापित की गई है? जयपुर में स्थापित की गई है। और जयपुर में ये 1 जनवरी 1977 से 1 जनवरी 1977 से ये जयपुर में कार्यरत है इसकी खंडपीठ। तो ये राजस्थान उच्च न्यायालय मित्रों। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भटनेर दुर्ग कहां है। अब देखिए ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है क्योंकि हम बीएसटीसी का पेपर देख रहे हैं, तो बीएसटीसी के पेपर में सीधे इजी क्वेश्चन ये आते हैं। तो यहां भटनेर दुर्ग के बारे में अब तक अन्य क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। भटनेर दुर्ग है, इसकी स्थापना 295 ईस्वी में 295 ईस्वी में भाटी राजा भूपत थे, इन्होंने करवाए थे। और भटनेर कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। इसका सीधा क्वेश्चन का उत्तर यही है, हनुमानगढ़ जिले में यह है। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है, एकमात्र दुर्ग जो किससे बना हुआ है? ईंटों से बना हुआ है। ध्यान रखेंगे पूरी तरह से इसका ईंटों से निर्माण किया गया है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। अन्य जो राजस्थान के दुर्ग हैं वो क्या है कि पूरी तरह से ईंटों से नहीं बने हुए हैं, पत्थरों या अन्य सामग्री से बने हुए हैं। इसमें सारी तरह से ये ईंटों से बनाया गया दुर्ग है मित्रों। ये एकमात्र दुर्ग है जिसमें मुस्लिम स्त्रियों ने जौहर किया, मुस्लिम स्त्रियों ने जौहर किया। और देखिए जौहर जहां भी हुए हैं, जितने भी दुर्ग हुए हैं, वहां हिंदू स्त्रियों और हिंदू में भी राजपूत स्त्रियों ने क्या किया है? जौहर किया मित्रों। ये हमारा एकमात्र दुर्ग रहता है जिसमें मुस्लिम स्त्रियां भी जौहर करती हैं भटनेर दुर्ग में। भटनेर को तैमूरलंग जो एक विदेशी आक्रमणकारी था जिसने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया है, तैमूरलंग ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी जो है भटनेर की तैमूरलंग की आत्मकथा, इसमें तैमूरलंग ने भटनेर दुर्ग में के बारे में लिखा है कि मैंने पूरे हिंदुस्तान में इससे मजबूत दुर्ग नहीं देखा। विदेशी आक्रमणकारी तैमूरलंग, देखिए जो विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए हैं उनमें दो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है मित्रों। एक तैमूरलंग जो 1398 ईस्वी में आता है और दूसरा नादिर शाह जो लूटपाट बहुत ज्यादा करते हैं वो 1739 ईस्वी में आता है। तो तैमूरलंग अपनी पुस्तक तुजुक ए तैमूरी में क्या कहता है कि मैंने पूरे हिंदुस्तान में भटनेर दुर्ग से मजबूत दुर्ग नहीं देखा, ये तैमूरलंग कहते हैं। इसके अलावा अपने को ध्यान रखने हैं कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, सबसे ज्यादा विदेशी जो आक्रमण है वो किस दुर्ग पे हुए हैं? भटनेर दुर्ग पे हुए हैं। सबसे अधिक विदेशी आक्रमण भटनेर दुर्ग पे होते हैं और सबसे ज्यादा देशी आक्रमण राजस्थान के किस दुर्ग पे होते हैं? बताएंगे आप लोग। सबसे ज्यादा देशी आक्रमण राजस्थान के किस दुर्ग पे होते हैं? विदेशी भटनेर पे और देशी तारागढ़ अथवा अजमेरू दुर्ग जो अजमेर में है उस पर सबसे अधिक देशी आक्रमण होते हैं साथियों। तो ये अपने ध्यान रखेंगे। ये हमारा भटनेर दुर्ग, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है कि पाथल और पीथल किसकी रचना है? पाथल व पीथल किसकी रचना है?
कौन सी की बात कर रहे हैं हम मित्रों? पाथल एवं पीथल। ये रचना किसकी है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहां अपने इसका सीधा उत्तर है वो है मित्रों कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया है, इनकी रचना है पाथल एवं पीथल। अब देखिए इसके बारे में अपनी जानकारी, सबसे पहले तो कन्हैयालाल सेठिया के बारे में, इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। इनका जन्म सुजानगढ़ चूरू में हुआ। कन्हैयालाल सेठिया है, इनका जन्म कहां होता है? चूरू जिले के सुजानगढ़ में होता है। इनकी कर्मस्थली है वो कोलकाता रहा है। कलकत्ता कहते थे उस समय, कोलकाता है, ये इनकी कर्मस्थली रहा है। और कन्हैयालाल सेठिया को राजस्थान रत्न पुरस्कार मिल चुका है। राजस्थान रत्न पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया को मिल चुका है। इनकी जो अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं, अन्य प्रसिद्ध रचनाएं, इन अन्य प्रसिद्ध रचनाओं में जो पूछी जाती है, एक तो कविता है धरती धुरारी, ये कविता है। इसके अलावा लिलटांस, ये इनकी रचना है। देखिए मित्रों लिलटांस क्या है? एक तो कन्हैयालाल सेठिया की रचना का नाम है, दूसरा क्या चीज है कि लिलटांस एक पक्षी है जिसके दर्शन दशहरे पर शुभ माने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी कला संस्कृति में पूछा जा चुका है कि किस पक्षी के दर्शन दशहरे के अवसर पर शुभ माने जाते हैं, तो लिलटांस के। और लिलटांस राम की रचना किसने लिखी है? वो कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी है। इसके अलावा इनकी रचना है सबद, ये इनकी रचनाएं हैं, अन्य रचनाएं। अब पाथल और पीथल की बात करें तो कन्हैयालाल सेठिया की इस रचना में इन्होंने पाथल महाराणा प्रताप को कहा है। किसको कहा है मित्रों? महाराणा प्रताप है, इनको पाथल कहा है। और पीथल इन्होंने किसको कहा है? पृथ्वीराज राठौड़ को कहा है, पृथ्वीराज राठौड़। अब देखिए यहां थोड़ा सा अपनी ध्यान रखेंगे कि महाराणा प्रताप के बारे में हम सभी जानते हैं। हमारे पूर्व के वीडियो में महाराणा प्रताप के बारे में हमने बहुत सी अधिक जानकारी शेयर की है और अपने को वैसे पता भी रहता है जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ये मेवाड़ के शासक थे और 1572 से 1597 तक ये मेवाड़ के शासक रहे। अकबर के साथ इनका संघर्ष हुआ। प्रसिद्ध हल्दीघाटी युद्ध और दिवेर के युद्ध इनके काल में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वीराज राठौड़ है, ये बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र थे। और बीकानेर के ही शासक राय सिंह इनके बड़े भाई थे, यानी कल्याणमल के दो पुत्र थे, बड़ा राय सिंह, छोटा पृथ्वीराज राठौड़। और 1570 में बीकानेर का शासक कल्याणमल है, वो अकबर द्वारा आयोजित नागौर दरबार में जाता है और इस नागौर दरबार में अकबर की क्या करता है मित्रों? वो अधीनता स्वीकार करता है और अधीनता स्वीकार करके अपने दोनों पुत्रों राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर को सौंप देता है, यानी उनकी सेवा में नियुक्त कर देता है। और राय सिंह चूंकि उत्तराधिकारी था, इसलिए कल्याणमल के बाद 1574 में राय सिंह तो बीकानेर का शासक बन जाता है, परंतु ये पृथ्वीराज राठौड़ है, ये एक कवि था, तो ये उसका दरबारी कवि बन जाता है। और पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर है वो गागरोन की जागीर देता है और गागरोन के दुर्ग में बैठकर पृथ्वीराज राठौड़ क्या करता है? गागरोन के दुर्ग में बैठकर पृथ्वीराज राठौड़ अपनी प्रसिद्ध रचना वेली कृष्ण रुक्मिणी की रचना करता है, को लिखता है। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? वेली कृष्ण रुक्मिणी। अब अपने पुण्य आते हैं, ये इनके बारे में पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में सामान्य जानकारी थी। इस रचना में कन्हैयालाल सेठिया कहते हैं कि एक बार महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने का मन बना लिया था, क्योंकि दर दर भटकते हुए महाराणा प्रताप ऊब गए थे। और एक बार क्या होता है मित्रों कि महाराणा प्रताप अपने पुत्र अमर सिंह के साथ जंगलों में भटक रहे हैं और अमर सिंह को बहुत अधिक भूख लगी है,
परंतु अमर सिंह के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, महाराणा प्रताप के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो रोने लगता है। तो महाराणा प्रताप क्या करते हैं कि उसके लिए घास की रोटियां बनाते हैं, और जब वो घास की रोटियां बनाकर तैयार करके रखते हैं, इसी समय एक जंगली बिल्ली आती है और वो घास की रोटियां उठाकर भाग जाती है, और अमर सिंह भूखा रह जाता है। तो ये बड़ा ही बच्चा था और बड़ा ही ज्यादा रोने लग जाता है, तो इसके रोने को महाराणा प्रताप से देखा नहीं जाता, और महाराणा प्रताप एक पत्र लिखते हैं। किसको लिखते हैं? पृथ्वीराज राठौड़ को, सॉरी मुगल बादशाह अकबर को लिखते हैं। मुगल बादशाह अकबर को पत्र लिखते हैं कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अब ये पत्र अकबर को लिखा है महाराणा प्रताप ने। अब देखिए यहां एक घटना और संबंधित है मित्रों, वो घटना ये संबंधित है कि पृथ्वीराज राठौड़ है, ये बड़ी बड़ी मूंछें रखते थे, क्योंकि राजपूत लोग हैं, बड़ी मूंछें रखते थे और ये मूंछों को ऊपर करके रखते थे। और अकबर ने एक बार भरे दरबार में पृथ्वीराज राठौड़ को कहा था कि आप मूंछें आपके नीचे रखा करो, क्योंकि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर चुके हो, तो ऊंची मूंछों की बात नहीं है, ऊंची मूंछें रखने वाली बात अब नहीं है। तब पृथ्वीराज राठौड़ कहते हैं कि बादशाह, जब तक हमारा शेर, मेवाड़ का शेर महाराणा प्रताप के आपके अधीन नहीं आता, तब तक हम हमारी मूंछें ऊंची रखेंगे, और जिस दिन आप उनको अधीनता स्वीकार करवा लेंगे, उस दिन मैं मेरी मूंछें नीची कर लूंगा। अब देखिए ये घटना रहती है, और इसी घटना के दौरान क्या होता है साथियों कि एकदम जैसे ही महाराणा प्रताप का अकबर के पास पत्र जाता है, तो अकबर को विश्वास नहीं होता कि महाराणा प्रताप भी मेरे की अधीनता स्वीकार कर सकता है, परंतु वो तुरंत दरबारियों की सहायता से पृथ्वीराज राठौड़ को बुलाता है कि ये देखो आपके पास, हमारे पास क्या है, महाराणा प्रताप की अधीनता का लेटर आ गया है, और आप अब अपनी मूंछें नीचे कीजिए। तब पृथ्वीराज राठौड़ कहता है मित्र बादशाह को कि बादशाह अगर आप अनुमति दें तो मैं इस पत्र की जांच करना चाहता हूं, क्योंकि ये पत्र मुझे जाली प्रतीत होता है, यानी गलत प्रतीत होता है, किसी और के द्वारा लिखा प्रतीत होता है, महाराणा प्रताप के द्वारा लिखा हुआ प्रतीत नहीं होता। तो अकबर उन्हें जांच के लिए कहते हैं, और इसी समय पृथ्वीराज राठौड़ महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखते हैं कि प्रताप, आप हमारी आन बान शान और मूंछों को ऊंची रखने की शक्ति है, अगर आप ये अधीनता स्वीकार कर लेंगे तो हम और आमेर वाले तो पहले से ही बैठे हैं यहाँ, तो फिर राजपूतों का नामो निशान नहीं रहेगा, इसलिए आप संघर्ष लगातार करते रहते हैं। और महाराणा प्रताप में फिर स्वाभिमान जाग उठता है, और महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर देते हैं, यानी ये लेटर है वो जाली घोषित कर दिया जाता है, और फिर लगातार आगे संघर्ष होते रहते हैं। ये पातल और पीतल में कहानी बताई गई है मित्रों, तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति है, इसका प्रारंभ नसीराबाद से होता है। कहां से होता है साथियों? नसीराबाद कहां पर है? अजमेर में है, और यहां से ये क्रांति प्रारंभ होती है कब? 28 मई 1857 को। नसीराबाद में क्रांति का जो प्रारंभ होता है ये बख्तावर सिंह के नेतृत्व में होता है। बख्तावर सिंह के नेतृत्व में यहां क्रांति का प्रारंभ हुआ है, और यहां अंग्रेज अधिकारी स्पोर्टिसवुड व न्यूबरी की हत्या कर दी जाती है। स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी की ये सैनिक हैं, ये हत्या कर देते हैं, और साथ में 2 अंग्रेज अधिकारी घायल हो जाते हैं। 2 की हत्या हुई है और 2 अंग्रेज अधिकारी घायल हुए हैं। यहां बहुत बड़ा काम नहीं हुआ है मित्रों, अधिकारी घायल हुए हैं, और यहां से क्रांति का प्रारंभ होता है। इन दोनों की हत्या हुई है, 2 अंग्रेज अधिकारी क्या है कि घायल हुए हैं। बख्तावर सिंह के नेतृत्व में यहां क्रांति का प्रारंभ होता है। कब होता है? 28 मई 1857 को होता है।
कौन करता है? यहां 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, ये यहां विद्रोह करती हैं। ये सैनिक टुकड़ी थी मित्रों। यहां साथियों क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता दूं कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, ये पहले मेरठ में कार्यरत थी और भारत में इस क्रांति का प्रारंभ यानी 1857 की क्रांति का प्रारंभ होता है, वो कहां से होता है? मेरठ से होता है। कब होता है? 10 मई 1857 को होता है। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से भारत में 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है और ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पहले मेरठ में कार्यरत थी और मेरठ से इसे कहां लाया गया था? मेरठ से इसे अजमेर लाया गया था। और अजमेर में क्या है कि अंग्रेजों का राजपुताना का शस्त्रागार था और इस शस्त्रागार की रक्षा के लिए इस सैनिक टुकड़ी को नियुक्त कर दिया गया। अब इस सैनिक टुकड़ी को शस्त्रागार यानी जहां हथियार गोला बारूद अंग्रेजों का पूरे राजपुतानों के लिए संग्रहित था, उसको रख दिया गया यानी उसकी सुरक्षा के लिए इसको नियुक्त कर दिया गया। इसी बीच में यहाँ के अंग्रेजों को, क्योंकि उस समय इतने तात्कालिक साधन नहीं थे, पत्र वगैरह से या संदेश वाहक से संदेश पहुंचते थे, टाइम लग जाता था, कई दिन लग जाते थे। तो यहां से पता चला कि जो मेरठ में है वहां क्या हो गया है? विद्रोह हो गया है। और मेरठ से चूंकि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री आई है, तो हो सकता है उनकी भी एक योजना हो और वो भी विद्रोह करना चाह रहे हो, इसलिए शस्त्रागार की रक्षा से उसे तुरंत हटाया जाए। नहीं तो उन्होंने विद्रोह कर दिया तो सारे अस्त्र शस्त्र उनके हाथ लग जाएंगे और ये बहुत भयानक रूप ले सकता है। इसलिए 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को यहां से हटाया जाता है और कहां भेज दिया जाता है? नसीराबाद भेज दिया जाता है। अब नसीराबाद जैसे ये पहुंचते हैं मित्रों, तो नसीराबाद में जो तोपें थी उनमें गोले भर दिए जाते हैं और तोपों पर इनको नहीं लगाया जाता और तोपें गोले भर के तैयार इस तरह से की जाती है ताकि अगर ये विद्रोह करे तो इनको दबाया जा सके। और ऐसी सूचना इन सैनिकों को भी मिल जाती है कि आप पे अविश्वास किया जा रहा है। जब ये अविश्वास की सीमा बहुत अधिक बढ़ जाती है, तब ये बख्तावर सिंह के नेतृत्व में सैनिक यहां विद्रोह कर देते हैं और सैनिक विद्रोह करके इन 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करते हैं, 2 अंग्रेज अधिकारियों को घायल करते हैं और फिर दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। और 17-18 जून को दिल्ली पहुंच जाते हैं और जो मुगल सेना थी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। परंतु ऐसा माना जाता है कि नसीराबाद के सैनिक, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक अगर विद्रोह करके दिल्ली में जाकर और दिल्ली नसीराबाद से सीधे कहां जाते? अजमेर आ जाते, जहां ये पहले नियुक्त थे और इन्हें शस्त्रागार का भी पता था, तो वहां से इन्हें भारी मात्रा में अस्त्र शस्त्र मिलते और क्रांति का रूप और ही होता। ये क्रांति असफल नहीं होती, ऐसा विद्वान लोग मानते हैं। तो ये हमारी 1857 की क्रांति। आज के वीडियो में मित्रों इतना ही। कल फिर अपने नए वीडियो के साथ मिलेंगे और अपने मित्रों के साथ लगातार अपनी वीडियो शेयर कीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों।